सेक्शन ऑफ नॉर्थ कानपुर में यूपी मर्चेंट चैम्बर की जानिब से एक बजट सत्र पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया कि जिसका मकसद था कि 2025-26 के बजट में एमएसएमई सेक्टर और खासकर देश के लिए किस तरह का बजट है। इस पर वहाँ के उद्यमी ने बताया कि ये बजट आगामी विकसित भारत का लक्ष्य हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए सरकार का एक कदम लग रहा है। सारा फोकस इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे किया गया है मेरे हिसाब से, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ेगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो इन्होंने स्कीम्स ला रहे हैं गवर्नमेंट, उससे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एडवांसमेंट होगा और आधुनिक भारत का जो एक मिशन है जिसका सपना हमारे प्राइम मिनिस्टर जी देख रहे हैं वो पूरा होता दिखता है इस बजट से। बाकी डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत कुछ नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्स में तो उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बहुत रिलीफ दी है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी केवल कस्टम ड्यूटी में कुछ उन्होंने रैशनलाइजेशन किया है, बाकी जीएसटी के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं लाए। डिस्ट्रिक्ट में एक अभी पहले भी बताया कि जो विकास का एजेंडा अभी तक हम लोग केवल रूरल या डाउन ट्रेडेड लोगों के विकास की बात करते हैं, इसके लिए तो बजट में एलोकेशन है। ये जो अब की बार मेन जो है एक आधुनिक भारत की नींव रखने का बजट है। मेडिकल के क्षेत्र में ये बहुत इन्होंने अच्छा स्पेशल रहा है। इसमें खास ये है कि इसको आप इस तरीके से देखिए कि हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। अगर आज हमें अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें आत्मविश्वास जागृत करना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, तो हमें सबसे अधिक एमएसएमई को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें जो विदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम खर्चा करते हैं उसकी जगह हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की आवश्यकता है। अगर हम ये देखें कि हमारा कॉमन मैन कैसे जो है इम्प्रूव करेगा, कॉमन मैन कैसे जो है आर्थिक रूप से विकसित होगा, तो ये बजट उसके लिए बहुत प्रॉमिसिंग बजट है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टॉक मार्केट ने इसमें थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है, बट उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो तो हर बजट में हम लोग देखते हैं किसी न किसी रूप में पूरी होती हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो स्मॉल स्केल सेक्टर है हमारा एमएसएमई है, उसके लिए बहुत ही प्रमोशनल बजट है सर। ये लेकिन जैसे अगर देखा जाए अभी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 1.80 लाख रुपीज जो है एमएसएमई का बैलेंस है पीएसयूज पे, पीडब्ल्यूज पे। तो ये जो रुपए फंसे हुए हैं लोगों के, इसके लिए क्या है? रुपए फंसे नहीं है, हर चीज का एक प्रोसेस है, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अनुसार हो रहा है। और बाकी जो 1.8 लाख करोड़ की बात करते हैं, ये नंबर्स हैं सिर्फ। आपको ये देखना है कि हम 46 लाख करोड़ की जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें किस चीज का कितना अंश है और किसके ऊपर कितना फोकस है। हर चीज परसेंटेज वाइज या ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो उसका सही रूप प्रस्तुत होता है। अगर हम कहते हैं कि आज हमारी 4.4% डेफिसिट बहुत ज्यादा, तो हमें ये देखना है कि हम 8.9% डेफिसिट से घटते घटते 4.4 तक आए हैं, आगे और इसको घटाने की हमारी क्षमता है। तो हर चीज को अगर रिलेटिव टर्म्स में, कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो ही हम सही आकलन कर सकते हैं। बहुत विशेष इसके ऊपर कुछ कहना इतनी जल्दी संभव नहीं। उत्तर प्रदेश का सर, ये लास्ट टाइम जब यूनियन बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि 5 लाख रुपए के क्रेडिट एमएसएमई को मिलेगी, और वो अभी भी धरातल पर नहीं उतर पाई, इसकी क्या खास वजह और इस यूनियन बजट को लेकर किस तरह देखिए? देखिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम को हर साल पिछले 2-3 बजट से बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन मैं पिछले कई सालों से कहता जा रहा हूँ इसमें सरकार को बैंकों की कसाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं स्कीम, क्योंकि कोलेटरल फ्री स्कीम होती है ये। और जिस तरीके से सरकार टैक्स कलेक्शन का टारगेट फिक्स करती है, इसमें सरकार को बैंक से पूछना है इसका लाभ कितने लोगों ने लिया। ये जब तक टारगेट नहीं फिक्स, बैंक सपोर्ट नहीं करते इसमें। इसकी बजाय क्रेडिट गारंटी स्कीम की जगह अगर सरकार उसमें जो सरकारी खरीद है उसमें एडवांस पेमेंट का एक प्रोविजन डाल दे, जैसे अगर 1 करोड़ का ऑर्डर आया तो 50% या 25% एडवांस पेमेंट का डाल दे, तो उसको ऑर्डर कैटर करने में आसानी होगी, वर्किंग कैपिटल वैसे ही आधी समस्या उसकी हल हो जाएगी। नंबर 2 चीज़, जो सरकारी खरीद पे जो बैंक गारंटी 5% लगती है, उसको हम कई सालों से उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसको एग्जाम कर दिया जाए कम से कम एमएसएमईज के लिए, या फिर उसके विकल्प के तौर पे उसमें एक इंश्योरेंस रसीद ले ली जाए। तीसरा, जो सरकारी जो विशेषकर सेना को जो सप्लाई होती है उस पर 18% जीएसटी अभी भी लग रहा है, उनको आईटीसी नहीं लेना है।
तो वो उसको मिनिमम टैक्स 5% पे ले आएंगे। तो ये ऐसे स्टेप है जिससे तत्काल एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल की समस्या उसकी सुलझेगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम में तो बैंक को उनको टाइट करना पड़ेगा कि बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं। सरकार का उद्देश्य अच्छा है, सरकार का इशारा अच्छा है, सरकार इस बजट में इशारा बराबर कर रही कई सालों एमएसएमई को बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये इसके लिए सरकार को कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने होंगे, क्यों नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा और कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया। अपनी बेबाकी से बात रखी, इस समय जो अभी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने बताया कि 1,80,000 करोड़ के आसपास एमएसएमई का बैलेंस है पीएसयूज पीएसबीज पे, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसमें भी देखिए ये बहुत ही पीड़ादायक बात है कि एमएसएमईज जिसको किसी तरीके से अपनी एमएसएमई में एम और एस को अलग कर दें और एम को अलग कर दें, माइक्रो स्मॉल को अलग कर दें, मीडियम इंटरप्राइजेस को अलग कर दें। पहला तो ये होना था इनको अलग कर दें। तो जो माइक्रो और स्मॉल को जो है, जो अपनी कार्यशील पूंजी की हमेशा स्केर्सिटी बनी रहती है, और जब उसको अगर उसने कोई ऑर्डर क्रेडिट किया 6 महीने गवर्नमेंट ने 45 डेज की स्कीम पे लाए तब भी पेमेंट नहीं आती। जिस तरीके अगर आप उसमें होता क्या है, अगर हमने लेट किया, उन्होंने कहा कि 90 डेज में आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है और 90 डेज में हम नहीं किया तो वो एलडी कटने लगती है, मतलब जो लेट डिलीवरी चार्ज कटने लगता है। जब वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको भी तो उनका कुछ पेनाल्टी देनी चाहिए कि नहीं, इंटरेस्ट दें। इस पे जब तक सरकार इस पे सख्ती के साथ मॉनिटर नहीं कर, गवर्नमेंट सेक्टर से पेमेंट नहीं आती, सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्रंच वहीं पे पैदा होता है। इसके विकल्प के तौर पर मैंने जो आपको ये पैरामीटर्स बताया, अगर ये कर देंगे तो एमएसएमई अपने ही दम पे काफी कुछ कर सकता है और उसके अंदर टैलेंट है। मैं बता रहा हूँ, कानपुर में ही करीब 1.5 लाख एमएसएमईज हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एमएसएमई नहीं कर सकता है, बजाय उसको सिर्फ ये फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उसको राहत मिलेगी, निश्चित तौर पे करेगा, कोई टैलेंट की कमी नहीं है। सरकार अगर इसमें ध्यान देती है, एक प्रकार से एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है, एमएसएमई के बगैर चल नहीं सकता है, यही नहीं दुनिया में कहीं नहीं चल सकता। अगर इसमें एमएसएमई को थोड़ा सा अगर इस छोटी छोटी बातों से राहत मिल जाए, जेम जैसे मैं बता रहा हूँ, जेम बहुत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो ये बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे कि इसमें कई तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी आई है, कुछ कमियां भी हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि 30 लाख से ऊपर का जब ऑर्डर आता है उसमें 0.5% ट्रांजैक्शन फीस लगने लगती है। कभी कभी इतनी वर्किंग कैपिटल, बैंक गारंटी, ट्रांजैक्शन फीस, जीएसटी, अगर 3-4 महीने अगर जीएसटी 18% हम लोग कर रहे हैं, 3-4 महीने अगर पेमेंट नहीं, 60% वर्किंग कैपिटल आपकी वैसे ही ब्लॉक हो गई है। तो ये अगर हमको मिलेगी तो फिर कभी कभी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की कमी होने के कारण क्षमता होते हुए भी एमएसएमई कैटर नहीं कर पाता, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और आपने जेम चार्ज, जैसे जेम में 5.5% 7 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ना फिर टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कभी कभी लिक्विडिटी क्रंच बना रहता है, इसमें सरकार को थोड़ा सपोर्ट है। अदरवाइज सरकार का इशारा अच्छा, मंशा ठीक दिखाई पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कई बार एमएसएमई का नाम लिया है, चैंपियंस एमएसएमई क्रिएट करने की बात की है, अच्छा स्टेप है। जैसे 10,000 इक्विटी फंड बनाने की बात की, इसकी वाकई में बहुत जरूरत है। तो सर ये ऑलरेडी जैसे सिडबी ने इक्विटी फंड बहुत पहले लॉन्च किया था, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। सिडबी में जाएंगे, ऊपर से देखने में स्कीम बहुत अच्छी, जब उनके पास जाएंगे उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन इतनी वो आ जाती है, फिर कहीं कोलेटरल मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, उसमें फिर आपके बैलेंस शीट के 3-4-5 साल के प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, वो सब देखेंगे। जब जिसके प्रॉफिट रेशियो 3-4 साल में अच्छे होंगे तो इसका मतलब उसको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बैंक के कैपिटल पे खेलना चाहता है, और जिसको जरूरत है उसको मिलता नहीं है। मतलब आप कोलेक्टर कुछ तो राहत दीजिए ना। आप स्कीम आती है, लगती है, अनाउंसमेंट होती है, लेकिन जब आप आते आते नीचे तक उसमें इतने इफ एंड बट्स लग जाते हैं, कुल मिला करके वो फिर वो नहीं हो पाता। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं खुद बता रहा हूँ, खुद इंडस्ट्री चलाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस, ये आर्टिकल हूँ और मेरा नाम अंश जायसवाल है जी एंड सुनील जैन एंड कंपनी की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। जी। तो बेसिकली इस यूनियन बजट में किन चीज़ों को खास फोकस किया था और किस पे आप अपनी बात रखना चाहिए? मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का प्रोविजन दिया है फॉर बायोसिमिलर्स, तो लाइक चाइनीज मार्केट्स, मतलब हम लोग नेट एक्सपोर्टर है मेड फार्मा की, बट जो बायोसिमिलर है उस फेज में हम लोग नेट इम्पोर्टर है, और चाइनीज मार्केट जो नेट इम्पोर्टर है मेडिसिन में, वो बायोसिमिलर्स में नेट एक्सपोर्टर है। तो बायोसिमिलर्स को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ने मतलब अनाउंस किए हैं, तो वो चीज़ मतलब काफ़ी सही है। और इस सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से और भी मतलब इसमें तो बेसिकली लास्ट टाइम अगर आप बात करें तो पीएलआई ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फार्मा सेक्टर को दे रखा है,
और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज तो खैर पीएलआई का बेनिफिट्स उठा रही हैं। खासकर एमएसएमई की बात की जाए तो वो उतना नहीं सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि लगातार जो पैरामीटर्स हैं यूएसएफडीए के या इवन यूरोप यूनियन के या इवन यूपी इंडिया गवर्नमेंट के भी, उनके अकॉर्डिंग जो अगर हम आयुष में जो चीज़ें होती हैं खासकर गए हैं फार्मा की, वो इंडस्ट्री नहीं सर्वाइव कर पा रही हैं। इस बार जो गवर्नमेंट ने लाइक किया है तो हम लोग और भी लैब्स और मतलब प्रॉपर उसके लिए इंफ्रा बिल्डअप कर रहे हैं ताकि ईज हो मतलब परमिशन टेकिंग में और आंसर में थोड़ा आसान हो, जल्दी हो। तो वो एक तरह से उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेप है और मतलब फ्यूचर में और एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छे स्टेप्स हैं। ठीक। चैम्बर का हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी का मेंबर, और ये जो बजट आया है इसमें हेल्थ को बहुत ध्यान दिया गया है। और जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि हर जगह एक मेंटल हेल्थ सेंटर डेवलप करने की बात की, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रामा सेंटर और एक इमरजेंसी सेंटर की डेवलपमेंट की बात। तो सर अगर हम बात करें यूनियन बजट के, और यूनियन बजट के जो जीडीपी का जो बजट का जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ सेक्टर को, वो 2.5% का है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन 1.5% ही होता है, और उसके बाद एक्सपेंसेस भी 1.2% हो रहा है। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट नहीं कहा। तो सर धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे जी जी, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि जो बजट का हेल्थ सेंटर में काफ़ी सुधार है। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में हमारे यहाँ सुधार बहुत लेट चालू हुआ, पिछले 5-6 सालों में ही सुधार हो रहा है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, लेकिन हो रहा है पॉजिटिव। ठीक।